खून से भीगा चेहरा ठीक उसी लड़की के जैसा था जो आते वक्त आदर्श ने देखा था, मतलब कि मोनिका का। साथ ही उसे यह भी यकीन हो गया था कि मोनिका जिंदा नहीं बल्कि मर चुकी है और अब वो उससे बदला लेने आई है। आदर्श की आंखों में डर साफ झलक रहा था, जिसे भांप मोनिका ने कहा, डर मत, तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगी। पहले तेरा होने वाला बच्चा मरेगा, फिर तेरी पत्नी और आखिर में तू। पर मेरे किए की सजा तुम मेरे परिवार को क्यों देना चाहती हो? भला उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा, तो फिर एक काम कर, तो रोज मुझे अपने शरीर का एक एक हिस्सा काट कर दे, तब मैं तेरे परिवार को छोड़ सकती हूँ। मोनिका की बात सुन आदर्श गुस्से में आ गया। उसने तुरंत कहा, ये क्या बकवास कर रही तू? कल भी मेरे लिए कुछ नहीं थी तू और आज भी मेरे लिए कुछ नहीं है। तुझे क्या लगा था 3 साल तेरे साथ रहने से मैं हमेशा के लिए तुझे अपने सर पर बिठा लूंगा? मैं करोड़पति खानदान का रईस हूँ और तू एक एनजीओ में काम करने वाली मामूली सी लड़की। थोड़ा सा हाथ से बोल, 3 साल साथ क्या रह लिए, तू तो मैं गले ही पड़ गई। अरे तेरे जैसी को मैं रोज कौड़ियों के भाव खरीदता हूँ, समझी ना? मैं भी जानता हूँ तेरे जैसी जिद्दी आत्माओं के होश कैसे ठिकाने लगाए जाते। रुक अभी किसी तांत्रिक को बुला के तुझे ठीक करता हूँ। आदर्श मोनिका की आत्मा को थमकाकर कमरे से बाहर आया ही था कि उसने जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके सर के ऊपर उसकी पत्नी हवा में बेहोश झूल रही थी और उसके साथ में मोनिका भी, जो उसकी पत्नी के जिस्म से मांस का लोथड़ा बीज आदर्श के ऊपर फेंक रही थी। वो पहले से बहुत खूंखार और डरावनी हो गई थी। अपनी पत्नी की हालत देख उसके होश उड़ गए। वो वहीं अपनी पत्नी को बचाने के लिए मोनिका की आत्मा के सामने किड़किड़ाने लगा था। मोनिका प्लीज मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो मां बनने वाली है। तुम जो बोलोगी जैसा बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हुआ, पर मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? अगर मैं मर गया तो मेरी सारी जायदाद अमेरिका की किसी एनजीओ में दान चली जाएगी। मेरा खानदान हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है तुझे अपने सामने गिड़गिड़ाता देख। तो चलते, एक काम कर, मैं बस तुझे बर्बाद और तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। तो खुद को पागल खाने में पागल साबित कर और पागल खाने में भर्ती हो जा, जिससे तुझे तड़पता देख मुझे सुकून भी मिलेगा और तेरा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। बोल, कर पाएगा? हाँ मैं ये कर सकता हूँ। मैं भी पागल खाने में जाकर भर्ती हो जाऊंगा, पर मेरे जाने के बाद तुम मेरे परिवार को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे ना? वादा करो मुझसे। ठीक है, मैं तेरे परिवार को कुछ नहीं करूंगी, पर तेरा परिवार तभी तक सुरक्षित है जब तक कि तू अपना मुंह नहीं खोलता, समझा? मोनिका के सवाल पर आदर्श चुप हो गया। शायद उसके मन में कुछ प्लान चल रहा था, जिसे भांप मोनिका बोली, तेरी नियत पर मुझे यकीन नहीं। एक काम कर, एक कागज पर अपना बयान लिख कि तू पागल है और तुझे पागल खाने में ही रखा जाए, जिसके बाद तेरी सारी जायदाद तेरी पत्नी और बच्चे को मिले और तू किसी पागल खाने के एक कोने में सड़ता रहे। मोनिका के कहने पर आदर्श की हवाएं उड़ गईं। वो अभी भी धोखा देने की सोच रहा था, पर मोनिका भी बिना वक्त गवाए आदर्श की पत्नी कनिका का गला दबाने लगी, जिसके दर्द से कनिका नींद में तड़पने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। कनिका की हर दबती सांस के साथ आदर्श की सोच उसका साथ छोड़ रही थी, पर इससे पहले कनिका अपनी आखिरी सांस छोड़ पाती, आदर्श ने भारी मन से पेन उठाया और अपना बयान लिख नीचे दस्तखत कर दिए और अगली सुबह पागल खाने में जाकर भर्ती हो गया। उसकी पत्नी कनिका ने उससे लाखों बार पूछा, पर हर बार वो किसी पागल की तरह जवाब दे सवाल को नकार देता। आज आदर्श को पागल खाने में रहते हुए 8 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उसने कभी किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोला और अब वो पागलों के बीच रहे आधा पागल हो चुका है कि फिर एक दिन चपरासी उसे कमरे में ले गया और बोला कि उससे मिलने 2 लोग आए हैं। चपरासी अभी कमरे से बाहर जाने को ही हुआ था कि कमरे में 2 औरतें अंदर आईं, जिन्हें वो पहले से जानता था।
इस पर आदर्श ने हंसते हुए चपरासी से कहा, अरे दो नहीं एक ही आई है मुझसे मिलने, दूसरी तो सिर्फ एक आत्मा है। आदर्श की बात सुन चपरासी ने उसे दुत्कारते हुए कहा, चुप साले पागल, जिंदा लोगों को मुर्दा बताता रहता है। चपरासी की बात सुन आदर्श एक पल को चौंक गया था, पर इससे पहले वो अपनी पत्नी कनिका को देख खुश हो पाता। मोनिका ने हंसते हुए कहा, ठीक ही तो कह रहा है चपरासी, मैं मरी नहीं जिंदा हूँ। कनिका और मोनिका आदर्श से ही मिलने आई थी। हाँ ये जिंदा है आदर्श, और ये तब भी जिंदा थी जब तुमने इसे अपनी कार से कुचलकर खाई में फेंक दिया था और वो गिरी नहीं थी। वो तो बस तुम्हारी किस्मत खराब है, या शायद मेरी बहन की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है, क्योंकि जब तुम इसे गाड़ी से कुचल रहे थे तब उस रास्ते से मैं भी गुजर रही थी। तब मैंने अपनी बहन को बचा लिया था। वो एक्सीडेंट में तुमको बेवकूफ बनाना, हवा में उड़ना, खून से लथपथ होना, ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एक झूठ था, ठीक तुम्हारे होने वाले बच्चे की तरह, ताकि तुम अपना मानसिक संतुलन खो दो। और हाँ, तुम जिस खानदानी रईसी की बात कर रहे हो वो अब मेरी बहन के नाम हो चुकी है। वो भी मेरी तरह अनाथ है, और हम दोनों उसी एनजीओ की हैं, जहाँ तुम जैसे अमीर लोग अपनी झूठी शान और दरिया दिली दिखाने आते हैं। बड़ा अजीब है ना मिस्टर आदर्श, जब तुम अमीर थे तब तुम बेवकूफ थे, लेकिन आज जब तुम कुछ भी नहीं हो तो एक पागल बन गए हो। मोनिका की बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि कनिका ने अपने पर्स की मिठाई निकाल आदर्श के मुंह में ठूंसते हुए कहा, लो इसी बात पर ये मिठाई खाओ। ये वही मिठाई है जिसमें ड्रग्स मिलाकर मैं धीरे धीरे तुम्हें पागल बनाती आई हूँ। आदर्श किसी बुत की तरह ये सब सुनते जा रहा था। उसके किए की सजा उसे इस तरह मिलेगी उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिस रईसी का घमंड से सारी जिंदगी रहा, उसी के चक्कर में आज उसकी यह हालत हो गई थी। सारी कहानी जान आदर्श अब जोर जोर से हंसने लगा था, अपने बाल नोचने लगा था। ये ड्रग्स का असर था या फिर वो सच में पागल हो गया था, पता नहीं, लेकिन उसकी हंसी कमरे के बाहर तक गूंज रही थी। तभी मोनिका ने आदर्श से बस इतना पूछा, आदर्श तुम्हें याद है जब तुम्हें अपनी रात रंगीन करनी होती थी तो तुम मुझे क्या कहकर बुलाते थे? इतना कह कनिका और मोनिका दोनों वापस जाने को मुड़े ही थे। तभी आदर्श ने जोर से चीखते हुए कहा, मोनिका, ओह माय डार्लिंग,